Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 18th of May 2021. तो 18 मई 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट किया था। तो अगर आप में से किसी को लगता है कि करंट अफेयर्स उसका वीक है फॉर दैट पार्ट, तो वो ज्वाइन कर सकता है इस रिवीजन सीरीज को। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है ना। तो नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन कमेंट में, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ डू लाइक इट। उसमें आप शर्माने की जरूरत नहीं है, आप उसको बहुत आसानी से लाइक कर सकते हैं वीडियो को। एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आती है तो, या हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो। आगे मूव करते हैं आज के सवालों के साथ। सबसे पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, नैमिषा 2021 समटाइम सीन इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विच आर द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। नैमिषा 2021 इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? ऑप्शंस आर ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, अपनी तरफ से कोशिश करिए अटेम्प्ट करने की। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नैमिषा जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत एक प्रोग्राम है जिसमें इनिशिएटिव है टू प्रोवाइड चांस टू पार्टिसिपेंट्स एंड आर्ट एंथुजियास्ट, यानी कि जो आर्ट एंथुजियास्ट हैं दे कैन क्रिएट एंड लर्न फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट। दो प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट से कुछ सीख सकें, इसके लिए एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है ये नैमिषा, ठीक है ना। दूसरी न्यूज है, इन द ह्यूमन बॉडी सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ दीज ऑर्गन्स। मैग्नेटिक फील्ड इनमें से कौन से ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं? ऑप्शंस आर स्प्लीन एंड लिवर, हार्ट एंड ब्रेन, स्टमक एंड ड्यूडेनम, हैंड्स एंड लेग्स। बहुत सिंपल सवाल है। क्वेश्चन वाज दैट मैग्नेटिक फील्ड इनमें से कौन से बॉडी ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं? द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी बी विल बी द आंसर, ठीक है ना। बी विल बी द आंसर, हार्ट एंड ब्रेन। नाउ तीसरा सवाल है, व्हाट इज रेफर टू एज स्टार्च इज एसेंशियली। स्टार्च इनमें से क्या होता है? ऑप्शंस आर अ डाइटरी फाइबर, प्योर ग्लूकोज, अ फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, एन इंडिकेटर ऑफ आयोडीन। तो बहुत ईजी सवाल है, इसका आंसर आप खुद ही करिएगा। इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मूव करते हैं आज के मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। तो मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई देयर वर सच अ लार्ज नंबर ऑफ डेली केसेस इन द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 इन इंडिया। व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई वर देयर सच अ लार्ज नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस इन द सेकेंड वेव इन इंडिया, स्पेशली इन इंडिया। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो डेली केसेस आए हैं एक दिन में, वो इंडिया में आए हैं 4 लाख से ज़्यादा। एंड व्हाट वर द रीजंस कि सेकेंड वेव में इतने ज़्यादा केसेस इंडिया में आए? व्हाट वर द रीजंस फॉर दैट एंड डिस्कस देम, ठीक है ना। तो दिस इज अ क्वेश्चन टू यू। तो इसमें अपन एक बार देखेंगे कि सेकेंड वेव में क्यों इतने ज़्यादा केसेस और क्यों इतनी ज़्यादा मात्रा में नंबर्स आए, स्पेशली इंडिया में। सो दिस इज द मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप यू विल गिव सम पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मूव करते हैं आज की न्यूज़ एनालिसिस पार्ट की तरफ, जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और अलग अलग न्यूज़पेपर्स अलग अलग जगहों से मैंने लिए हैं। तो पहली न्यूज़ है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। ये जो नैमिषा प्रोग्राम है ना, नैमिषा जिसकी बात मैंने की थी क्वेश्चन में, वो एक्चुअली नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ही ऑर्गेनाइज करवाता है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के अंतर्गत ही ऑर्गेनाइज होता है। तो एनजीएमए के बारे में बता दूं, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है वो 1954 में, यानी कि 1954 में बनी थी एट द जयपुर हाउस न्यू दिल्ली। तो जयपुर हाउस न्यू दिल्ली में ये बनाया गया था नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स। इस्टेब्लिश हुई थी 1954 में। इट इज़ रन एंड एडमिनिस्टर्ड एज अ सबॉर्डिनेट ऑफिस टू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर एक सबॉर्डिनेट ऑफिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड एनजीएमए हैज़ 2 ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस एनजीएमए की, एक है मुंबई में, दूसरी है बेंगलुरु में। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दीज थिंग्स अबाउट द एनजीएमए। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट 1954, जयपुर हाउस न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और नैमिषा प्रोग्राम मैंने बता ही दिया, तो आपको ये भी पता हो गया होगा, ठीक है ना। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। सेकेंड जो न्यूज़ है वो है, एंड्रिया मेजा ऑफ मैक्सिको वॉज क्राउंड द मिस यूनिवर्स 2020। तो मिस यूनिवर्स 2020 का जो खिताब है वो एंड्रिया मेजा ऑफ मैक्सिको को दिया गया है, मिस यूनिवर्स 2020। एंड दिस वॉज द 69th एडिशन ऑफ द मिस यूनिवर्स एंड हेल्ड ऑन May 16, 2021 इन फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट्स। इट वॉज कैंसल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2020 ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। पहली बार इसको कैंसिल किया गया था 2020 में फॉर द फर्स्ट टाइम इन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। 2020 में इसको कैंसिल किया गया था। एंड्रिया मेजा
ऑफ मेक्सिको हैज़ वॉन दिस अवार्ड मिस यूनिवर्स। प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दीज फैक्ट। ये छोटे फैक्ट्स होते हैं, बट यू नेवर नो कि कब ये क्वेश्चन के रूप में आ जाए आपके सामने, ठीक है ना। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। तीसरा जो न्यूज़ है, हम बात करेंगे एक मिशन के बारे में, द ओकियानोज एक्सप्लोरर। तो ये ओकियानोज एक्सप्लोरर क्या है? तो एक्चुअली ओकियानोज एक्सप्लोरर इज अ शिप विच इज बिल्ट बाय द नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम है इसका? शिप का नाम क्या है? ओकियानोज एक्सप्लोरर का नाम है, इट इज अ शिप बिल्ट बाय द नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो मैंने ओकियानोस के बारे में आपको ये तो फैक्ट बता दिया कि किसने इसको बनाया है। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया है। नाउ इट डिपार्टेड फ्रॉम द पोर्ट कैनावरल इन फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में पोर्ट कैनावरल है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है, मतलब कि एक्सप्लोरर है ये वहाँ से निकला है। ओकियानोज एक्सप्लोरर है। उसका काम क्या है? ओकियानोज एक्सप्लोरर का काम है बेसिकली इट्स अ 2 वीक एक्सपीडिशन ऑफ द ओशियन एक्सप्लोरेशन। तो ओशियन एक्सप्लोरेशन करने के लिए बेसिकली ये गया है, ओशियन एक्सप्लोरेशन करने के लिए ये बेसिकली गया है, ठीक है ना। ओशियन एक्सप्लोरेशन के अंतर्गत ये क्या क्या काम करेगा? तो ओशियन एक्सप्लोरेशन के अंतर्गत ये जैसे कि जो ओशियन सरफेस है उसके बारे में स्टडी करेगा, ओशियन फ्लोर्स का 3D मैप बनाएगा, 3D मैप ऑफ द ओशियन फ्लोर्स। ये सारे काम जो है बेसिकली वो ये करने वाला है, ठीक है ना। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ये अमेरिकन साइंटिफिक एजेंसी है, याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आती है। NOAA जो मैंने बताया ना, NOAA अमेरिकन है और ये वहाँ की साइंटिफिक एजेंसी है विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। तो यहाँ की यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इसके अंतर्गत ये आती है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और NOAA जो बना था वो 1970 में बना था, 1970 में नेशनल ये आपका ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन 1970 में US में ये बना था। और US फेडरल गवर्नमेंट की ही बॉडी है ये भी, आप US फेडरल गवर्नमेंट की बॉडी है, आप ये भी याद रख सकते हैं, 1970 में बना था। और ओकियानोज एक्सप्लोरर जो है वो ओशियन के सरफेस को स्टडी करेगा, अनएक्सप्लोर्ड ओशियानिक फ्लोर्स का जो बेसिकली 3D मैप्स है वो बनाएगा। तो ये सारे काम बेसिकली किसके अंदर होंगे? ओशियानिक ये ओकियानोस के अंदर का, तो 3D मैप्स, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगली जो न्यूज़ है वो है क्रेन दैट हैव बीन पार्ट ऑफ द आयरिश फोकलोर हैव रिटर्न्ड टू आयरलैंड, है ना। अब हुआ क्या एक्चुअली कि आयरलैंड में अभी क्रेन्स की सींग मतलब क्रेन्स को देखा गया। तो अब क्रेन्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक तो आयरिश फोकलोर का बहुत बड़ा हिस्सा है वहाँ पे क्रेन्स, एंड दूसरी चीज़ कि पिछले 300 सालों में क्रेन्स एक्सटिंक्ट माने जा रहे थे आयरलैंड में, मतलब कि 1700 के आसपास उनको एक्सटिंक्ट मान लिया गया था आयरलैंड से, है ना। एंड मेन रीज़न क्या था कि वहाँ पे जो क्रेन्स का नेचुरल एटमॉस्फेयर था या नेचुरल हैबिटेट था उसका डिस्ट्रक्शन हो गया था, एंड फॉर दैट रीज़न इट वाज थॉट दैट कि आयरलैंड से क्रेन्स चले गए हैं, वहाँ से पूरा डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो एक्चुअली में दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर आयरलैंड दैट दे हैव नाउ स्टार्टेड viewing the cranes, and cranes have returned to Ireland after 300 years. We can say that cranes have returned to Ireland after 300 years. So that is the important thing जो कि मुझे आपको यहाँ बतानी है। I hope you got clarity regarding the same, आपको समझ में आ गया होगा। So these are the important news items जो कि मैंने अलग अलग जगहों से इकट्ठा करके आपको बताया। I hope you learned something from these things. And a good thing from the front page of the Hindu also, that India is recording 2,31,781 fresh COVID-19 cases. और तो केसेस का जो नंबर है वो डिक्रीज होने लगा है। सो इट इज़ नाउ बीइंग थॉट दैट कि जो सेकेंड वेव का पीक था वो हमने मतलब पिछले वीक में उसमें हो गया, अब केसेस जो हैं वो डिक्रीज की तरफ है। सो दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़, एंड आई होप यू ऑल आर कीपिंग ऑल द प्रिकॉशंस रेडी। तो हमको मैं एक चीज़ आपको बस सजेस्ट करना चाहूँगा इस न्यूज़ के साथ कि डोंट लेट योर गार्ड्स ऑफ, मतलब कि मास्क और डिस्टेंसिंग, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, उन दोनों चीज़ों का पालन आप अभी भी करिएगा। थर्ड वेव इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो इवन इफ़ द लॉकडाउन इज़ ओपन, अगर लॉकडाउन नहीं भी रहता है, खुल जाता है, अगर कुछ भी ऐसा होता है, तो भी मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी आप लोगों से कि आप अपने जितने भी प्रिकॉशंस हैं वो अपनी तरफ से ज़रूर लीजिएगा। और अपनी फैमिली में भी आप लोग अगर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो तो लगभग ऐसे पर डे 20 से 25 हज़ार लोग हमारा वीडियो देखते हैं। सारे वीडियोज अगर हमारे मिला लो तो 20 से 25 हज़ार लोग देखते हैं। तो अगर ये 25 हज़ार लोग भी अपना मतलब कि अपनी फैमिली का ध्यान रख लें तो दैट विल टेक द नंबर टू 1 लाख 2 लाख 3 लाख। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो अपने को ये करना है कि आप लोग जिससे मिलो पहली चीज़ तो उसको भी किसी और को भी अपने सामने मास्क मत उतारने दो,
और अपने तो मास्क लगा के ही रखो, है ना। तो इवन इफ द लॉकडाउन इज ओवर देन ऑल्सो आई विल रिक्वेस्ट यू दैट कि आप ये सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करते रहिएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, मैप ऑफ द डे एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो आज मैप में दो मैप मैं आपको दिखाऊंगा। बेसिकली मैं यहाँ पे चाबहार को दिखाना चाहता था, बट चाबहार अकेला आपको दिखाता तो ठीक है, चाबहार तो मैं दिखा देता, लेकिन मैं सारी चीज़ें ईरान के बारे में बता देता हूँ। पहली चीज़ जो मैं ईरान के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ वो है ईरान के बॉर्डरिंग कंट्रीज़। ईरान देखो न्यूज़ में रहा है साल भर, आज भी इसकी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, मैं आगे बताऊँगा फ्रेंड जब इंटरनेशनल पेज में आऊँगा तो, लेकिन न्यूज़ में रहा है। तो ईरान आपको पता होना चाहिए कि ईरान की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। ईरान की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ आप देख सकते हैं, पहली अजरबैजान, दूसरी अर्मेनिया, थर्ड इज टर्की, फोर्थ इज इराक, देन फिफ्थ इज यहाँ पाकिस्तान, देन यहाँ पे आपका अफगानिस्तान, देन यहाँ पे आपका तुर्कमेनिस्तान। सो दीज आर द कंट्रीज टचिंग द बॉर्डर ऑफ ईरान। कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर टच कर रही हैं? तो ऊपर आप देख सकते हैं, सबसे पहले अजरबैजान, देन दूसरी हमने देखी अर्मेनिया, देन आपने तीसरी देखी टर्की, देन आपने देखी इराक, देन आपने देखी पाकिस्तान, देन आपने देखी अफ़गानिस्तान, एंड देन आपने देखी तुर्कमेनिस्तान, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और है कि दो वाटर बॉडीज़ भी आपको दिख रही होंगी। एक आपको दिख रहा है ऊपर कैस्पियन सी दिख रहा है, ऊपर एक कैस्पियन सी दिख रहा है, नीचे आपका पर्शियन गल्फ दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। तो नॉर्थ में देखो आपको अजरबैजान, अर्मेनिया और इधर ऊपर तुर्कमेनिस्तान दिख रहा है नॉर्थ में, तो ये तीन कंट्रीज़ हो गई। ईस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान दिख रहा है। साउथ में आपका इधर वाटर बॉडी दिख रही है पर्शियन गल्फ, ठीक है ना। एंड वेस्ट में आपको टर्की और इराक दिख रहा होगा। तो दीज आर द कंट्रीज दैट टचेस द ईरान। एंड इन कंट्रीज़ के नाम को याद करने की अगर आप लोग कोई ट्रिक बना सके तो दैट विल बी वेरी गुड, है ना। हाँ, वैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको 2 T दिख रहे हैं और 3 A दिख रहे हैं, तो ऐसे भी नॉर्मली याद रख सकते हो कि यहाँ पे ट्रिपल ए है, देन TTIP, है ना। तो TTIP इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। दूसरी जो चीज़ जो इसमें आप देख सकते हैं वो देख सकते हैं चाबहार पोर्ट। अब ये ईरान के अंतर्गत ये जो पार्ट है जो गल्फ ऑफ ओमान पे ओपन करता है, वहाँ पर आपको चाबहार पोर्ट दिख रहा होगा, चाबहार पोर्ट दिख रहा है ना। तो दिस इज़ द पार्ट। अब इंडिया ने क्या कोशिश की है, यही कोशिश की कि यहाँ पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए, जैसे सेंट्रल एशिया ये वाला रीजन जो है, अफगानिस्तान जैसा जो रीजन है, तो हमको यहाँ जाने के लिए पहले हम क्या करते थे, पाकिस्तान से ये रूट अपनाते थे। बट ये रूट में क्या दिक्कत थी कि पाकिस्तान कई बार बंद, ब्लॉकेड और ये सब लगा देता था। तो अब हम क्या कर सकते, जैसे यहाँ पर हमारा कांडला पोर्ट है, तो कांडला पोर्ट से डायरेक्टली गल्फ ऑफ ओमान में, गल्फ ऑफ ओमान से अफगानिस्तान आ गए, या फिर यहाँ मुंबई से गल्फ ऑफ ओमान आए, मुंबई गल्फ ऑफ ओमान से मतलब यहाँ आए चाबहार पे, चाबहार से वहाँ चले गए। और यहाँ पर ये पाकिस्तान का ग्वाडर पोर्ट भी आपको दिख रहा होगा, जो कि चाइना की मदद से बनाया गया है। ग्वाडर पोर्ट और चाबहार पोर्ट के बीच में 72 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है लगभग, ये आपको पता होना चाहिए। देन यहाँ पर एक और रेलवे लाइन थी जिसमें कि हमारा हमको बनानी थी, लेकिन वो हमको प्रोजेक्ट नहीं दिया ईरान ने। ये आपका जहेदान दिलाराम था। अब इसमें 2 पार्ट में बनाना था। एक तो बनाना था जहेदान से जरान्स बनाना था, ये देखो आपको दिख रहा होगा, जहेदान से जरान्स बनाना था। और दूसरा बनाना था आपका ये जरान्स से दिलाराम। वेट फॉर अ सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहेदान वाला जो पार्ट है, जहेदान वाला पार्ट तो आपका कहाँ पर है, वो आपका बिल्कुल यहाँ पर ईरान के अंदर लाई करता है। लेकिन जरान्स वाला पार्ट जो है और दिलाराम जो पार्ट है वो दोनों आपका अफगानिस्तान में। तो याद रखिएगा कि जरान्स और दिलाराम दोनों अफगानिस्तान में है। और जरान से दिलाराम तो कंप्लीट है, मतलब अफगानिस्तान के अंदर वो लाइन कंप्लीट है। लेकिन जहेदान से जरान्स की जो लाइन थी और ये आपकी चाबहार से जहेदान की जो लाइन थी, ये इंडिया को बनानी थी, लेकिन फिर इंडिया को ये प्रोजेक्ट नहीं दिया गया ईरान द्वारा। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स ऑल्सो, आई होप यू विल नॉट फॉरगेट। एंड ये आपका यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है ना। तो मेक श्योर यू रिमेंबर। मूव करते हैं एडिटोरियल ऑफ द डे पे। पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है प्रायोरिटाइजिंग द राइट टू लाइफ।
प्रायोरिटाइजिंग द राइट टू लाइफ। अब यहाँ पर जो आर्टिकल है वो लिखा गया है रिगार्डिंग द इनफॉर्मल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो कि इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में काम कर रही थी, और जितनी भी हार्डशिप्स आई हैं बिकॉज ऑफ द कोविड-19 उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता था या अभी भी क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले ऑथर ने बताया कि जो मेजॉरिटी इंडिया की पॉपुलेशन है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। ऑब्वियस सी बात है, लगभग 90% पॉपुलेशन हमारी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है, और मल्टीपल क्राइसिस फेस करने पड़े हैं इस कोविड के सिचुएशन में। तो मल्टीपल क्राइसिस जैसे कि क्या क्या, जैसे कि पहली तो आपको हेल्थ क्राइसिस, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है हेल्थ क्राइसिस थी। देन ये इमरजेंसी एक एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस भी थी, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में सारे जो एवेन्यूज़ थे वो बंद हो गए या फिर उन पे ताला लगा दिया गया लॉकडाउन के टाइम पे। तो ये मैसिव जॉब लॉस देखने को मिला, 2 करोड़ 3 करोड़ इतना ज़्यादा मैसिव जॉब लॉस देखने को मिला। एंड ड्रामेटिक डिक्लाइन इन द इनकम फ्रॉम वर्क, जो वर्क से आने वाली इनकम थी उसमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला। एंड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इन द मास हंगर एंड वर्सनिंग न्यूट्रिशन, तो हंगर की कंडीशन और ज़्यादा बढ़ गई है, न्यूट्रिशन का स्टेटस और ज़्यादा घट गया है। तो मतलब कि मास हंगर एंड वर्सनिंग न्यूट्रिशन, ऑल दीज थिंग्स वर विजिबल आफ्टर दिस पैंडमिक, इस पैंडमिक के बाद ये सारी चीज़ें देखने को मिली। अब यहाँ पर हम देखें, ऑथर ने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बताई है। सबसे पहली बात ऑथर ने अभी बोला है कि अभी 13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल को और 3 स्टेट्स को, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश को, कहा है कि आप फ्री राशन प्रोवाइड कीजिए एंड विदाउट इंसिस्टिंग ऑन द आईडी प्रूफ टू ऑल द माइग्रेंट वर्कर्स एंड टू रन किचन्स प्रोवाइडिंग फ्री मील्स ट्वाइस अ डे। मतलब अब देखो यहाँ पे 3 स्टेट्स पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के लिए बात की गई है कि फ्री राशन प्रोवाइड करें एंड आईडी प्रूफ का यूज़ ना करें, ना लें, जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको फ्री खाना प्रोवाइड करें, ट्वाइस अ डे मील प्रोवाइड करें। ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन टू लिटिल टू लेट वाली स्थिति है ये। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि इट इज़ गेटिंग शॉर्ट ऑफ द पाथ, गेटिंग शॉर्ट ऑफ बीइंग पाथ ब्रेकिंग। क्यों? क्योंकि पहली चीज़, इट डज नॉट एक्सटेंड द फैसिलिटी टू द इंटायर कंट्री। पहली चीज़ तो ये कि ये पूरी इंटायर कंट्री के लिए होना चाहिए, ना केवल 3 स्टेट्स के लिए होना चाहिए। सेकेंड, इट डिड नॉट एक्सटेंड द फैसिलिटी टू कवर कैश पेमेंट्स बाय द स्टेट्स बिसाइड्स मील एंड राशन। मतलब इसमें मील और राशन तो है लेकिन कैश पेमेंट नहीं है, जबकि कैश पेमेंट की भी आवश्यकता है। और ऑथर ने यहाँ पे ये भी जस्टिफाई किया कि कैश पेमेंट अगर आप करते हैं तो वो ना केवल इनको मतलब कि इन चीज़ों से इम्पैक्ट से थोड़ा कम करेगा इम्पैक्ट्स को, बल्कि इकोनॉमिकली भी इंडिया के लिए अच्छा होगा। मतलब कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट अगर गवर्नमेंट करती है तो वो ज़्यादा बेटर है रादर देन द इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट जो कि गवर्नमेंट करती है अभी ऐसे टाइम पे। ठीक है ना। फिर ऑथर ने वही चीज़ बोली कि यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो रिकॉग्नाइज करने की वो ये है कि देर इज़ अ राइट टू लाइवलीहुड, देर इज़ अ राइट टू फूड टू एवरी इंडिविजुअल। सबसे पहली बात तो आपको ये, तो अगर आप ये 3 चीज़ें कंसीडर नहीं करेंगे जो मैंने बताई, पहली चीज़ की पूरे इंडिया के लिए, दूसरी चीज़ कैश ट्रांसफ़र, और तीसरी चीज़ की देर इज़ अ राइट टू लाइवलीहुड प्लस राइट टू फूड, एंड अगर आप ये 3 चीज़ें कंसीडर नहीं करते हैं तो फिर ये सारे जितने भी जजमेंट्स हैं वो पाथ ब्रेकिंग नहीं बन पाएंगे। ठीक है ना। ऑथर ने कहा कि यू मस्ट रिस्पेक्ट एवरीवन्स राइट टू लाइफ। किसी एक व्यक्ति का राइट टू लाइफ नहीं होता, वो हर व्यक्ति का राइट टू लाइफ होता है। एंड इट मस्ट मेक द वैक्सीन्स ऑल्सो इक्वली एक्सेसिबल। अब देखो, एक सबसे बड़ा जो लैकुने है इंडिया की वैक्सीन पॉलिसी में ये है कि वैक्सीन तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन 18 से 45 के बीच में हम पैसा ले रहे हैं, है ना। हम उनसे पैसे के लिए बोल रहे हैं और उनके कुछ हमने रेट डिसाइड कर लिया है। तो सबसे बड़ी दिक्कत उसकी ये है कि ऐसे में क्या होता है, रेसिपिएंट, जो रेसिपिएंट है अगर उसके पास कैपेसिटी टू पे नहीं है, इफ देर इज नो कैपेसिटी टू पे, देन व्हाट विल हैपन इज दैट ही विल नॉट बी एबल टू गेट द वैक्सीन, है ना। एंड दिस विल नॉट बी अ इक्विटी बेस्ड सोल्यूशन। ये इक्विटी बेस्ड नहीं होगा, ये इक्विटेबल नहीं होगा, ये सबको एक्सेसिबल नहीं होगा। तो ऑथर ने यहाँ पे ये बोला है कि राइट टू लाइफ सबका है, तो राइट टू वैक्सीन भी सबका होना चाहिए। यहाँ पे ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि नहीं अगर आप पे कर सकते हैं 900 रुपये तो आपको ये स्पुतनिक मिलेगी, अगर आप नहीं पे कर सकते 900 रुपये तो आपको स्पुतनिक नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल टू ऑल एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक श्योर दैट एवरी वन ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज गेटिंग द वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑथर ने यूएसए का एग्जांपल दिया जहाँ पे प्राइवेट मेडिकल सिस्टम है, पूरा प्राइवेटाइज्ड मेडिकल सिस्टम है, देन ऑल्सो वहाँ पे सबको फ्री में वैक्सीन दी गई है, 100% वैक्सीनेशन, जबकि वहाँ पे तो पे करने की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में, है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने ये सारी चीज़ें बोली। आई होप यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स इन द कमेंट, यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स एंड
इनको याद रखिएगा। फिर ऑथर ने आगे भी बताया, जैसे कि मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पे। हाँ, इन्होंने क्या बोला कि जैसे इन्होंने कुछ रेट डिसाइड कर दिया, प्राइसिंग, डिफरेंशियल प्राइसिंग। तो इसमें क्या हुआ कि सारे स्टेट्स एक दूसरे के साथ कंपटीशन में आ गए, कंपनीज एक दूसरे के साथ कंपटीशन में आ गई, है ना। तो ऐसी चीज़ आपको नहीं छोड़नी चाहिए थी, ऐसी चीज़ आपको नहीं लीव इट आउट करनी चाहिए थी, आपको इनफैक्ट फ्री में प्रोवाइड करना चाहिए था। फिर ऑथर ने ये बोला कि जैसे 90% ऑफ द वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल है, तो आपने इनफॉर्मल पॉपुलेशन के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए कि उनमें सोशल प्रोटेक्शन नहीं होती है ना। और जब सोशल प्रोटेक्शन उनके पास नहीं है तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए थी कि जो जॉब लॉस हुआ है उनको पिछले 2 साल में, उसके लिए एटलीस्ट उनको कंपनसेशन दिया जाए। तो यहाँ पे ऑथर ने वही वाली बात की कि जब राइट टू लाइवलीहुड होना चाहिए, राइट टू लाइफ होना चाहिए, ऐसे में कोविड के कारण 2 साल तक लगभग 90% पॉपुलेशन ऐसी है जिसका कि जॉब इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द कोविड-19। तो ऑथर ने यही कहा है कि ऐसे लोगों को आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करना चाहिए था। इनफैक्ट ऐसे लोग को तो बिल्कुल कराना चाहिए था जो लोग बिल्कुल जिनके पास कोई भी मीन्स ऑफ फॉर्मल इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट नहीं है ना, जिनके पास कोई भी फॉर्मल इनफॉर्मल मीन्स नहीं है, उनको देना चाहिए था। एटलीस्ट 7,000 का आप दे सकते थे। तो वहीं पे ऑथर ने यही चीज़ बोली कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर आप करते तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलता। मल्टीप्लायर इफेक्ट इन केस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर वुड हैव बीन मोर देन दैट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट। तो अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से नहीं होगा काम, आपको कोशिश करनी चाहिए थी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट आप करें, पब्लिक एक्सपेंडिचर आप करें, लोगों को पैसा दे, भाई कैश ट्रांसफर करो, आप फ्री राशन प्रोवाइड करो, फ्री मील प्रोवाइड करो, है ना। ये चीज़ें तो है ही, साथ ही साथ कैश ट्रांसफर भी करो आप, ताकि जो उनका कंपनसेशन हो सके। एटलीस्ट 7,000 रुपीज़ आप 6 मंथ या 3 मंथ्स के लिए डिसाइड कर सकते थे। यहाँ पे ऑथर ने देखो लिखा है कि 7,000 रुपीज़ 6 मंथ या 3 मंथ के लिए, विच वुड हैव बीन रफली इक्विवेलेंट टू देयर मिनिमम वेजेस। जो मिनिमम वेजेस है, फ्लोर वेजेस है, उनके बराबर हो सकता था। एंड दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन सजेस्टेड बाय द ऑथर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम, है ना। तो दिस वॉज द थिंग इन दिस आर्टिकल। एंड अगली जो चीज़ है वो है वॉक द टॉक ऑन द ट्रिप्स वेवर। अब यहाँ पे ऑथर ने भी ट्रिप्स वेवर वाली बात की, जिसमें अभी मैंने आपको बताया था कि कई अफ्रीकन कंट्रीज़ और स्टार्टिंग में इंडिया भी, और अभी रिसेंटली यूएसए भी ऑन बोर्ड हो गया, जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रिप्स का जो वेवर है वो प्रोवाइड होना चाहिए फॉर द कोविड-19 ड्रग्स एंड थेराप्यूटिक मेडिसिन जो कि कोविड से रिलेटेड हो। ट्रिप्स का वेवर का मतलब क्या होता है कि जितने भी पेटेंट या कॉपीराइट रेगुलेशंस हैं वो फिर कोविड रिलेटेड ड्रग्स, कोविड रिलेटेड वैक्सीन पे लागू नहीं होंगे, और दूसरी कंट्री इजीली बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी केस हुए, अपने ऊपर किसी केस हुए, वो चीज़ बना सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑथर ने पूरा इंडिया के ऊपर ये आर्टिकल लिखा है कि जो ये आइडिया था ट्रिप्स वेवर का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडिया था, और आप क्या कर सकते थे कि बिना किसी लीगल बैटल में फंसने के आप लोग क्या कर सकते थे कि इसका यूज़ कर सकते थे और इसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते थे। कोविड रिलेटेड ड्रग्स, चाहे रेमडेसिविर हो गई, टॉसलीजुमैब हो गया सपोज, या सपोज आपका ये वैक्सीनेशन ही हो गया, तो आप सबका प्रोड्यूस कर सकते थे, जेनरिक फॉर्म में प्रोड्यूस कर सकते थे। अब ऑथर ने दूसरी चीज़ यहाँ पे ये बोली कि अगर आप, ठीक है, आपको ट्रिप्स वेवर नहीं भी मिलता है तो भी आपके पास दूसरा लीगल मेथड था, पेटेंट एक्ट 1970। पेटेंट एक्ट 1970 के अंतर्गत कंपलसरी लाइसेंसिंग का फिनोमिना होता है। कंपलसरी लाइसेंसिंग बोलता है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो ऐसे में गवर्नमेंट अगर चाहे तो उस ड्रग्स को बनाने के लिए या उस डिसीज से रिलेटेड ड्रग्स मेडिसिन को बनाने के लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग दे सकती है किसी भी कंपनी को, लोकल कंपनी को, जो कि प्रोडक्शन कर सकता है, और ऐसे में फिर पेटेंट लॉ या कॉपीराइट लॉ का वायलेशन नहीं माना जाएगा इसको, ठीक है ना। तो कंपलसरी लाइसेंसिंग, तो ऑथर ने बोला है कि भाई जब आपके पास कंपलसरी लाइसेंसिंग सेक्शन 92 के अंतर्गत, पेटेंट एक्ट के अंतर्गत प्रोविजन है, तो आपने फिर क्यों नहीं इसको यूज़ किया। दूसरी चीज़, क्यों आपने वेवर के लिए और ज़्यादा पुश नहीं किया। इनफैक्ट आपने तो ये बोला कि वेवर की, और आपने ये बोला कि कंपलसरी लाइसेंसिंग की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑथर वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है बेसिकली, कि इंडिया इस चीज़ को पुश कर रहा है। वाई आर वी पुशिंग द वेवर्स, वाई आर वी पुशिंग द कंपलसरी लाइसेंसिंग फिनोमिना, ठीक है ना। तो ऑथर ने बोला कि यहाँ पे इंडिया ने काफ़ी सारे रीजंस दिए। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास रॉ मटेरियल्स नहीं है। तो कंपलसरी लाइसेंसिंग कब से सप्लाई साइड बॉटलनेक के लिए होने लगा। कंपलसरी लाइसेंसिंग तो ये है कि आईपीआर रिलेटेड जो लीगल हर्डल्स हैं, आईपीआर रिलेटेड जो लीगल केसेस हैं, उनमें आप नहीं फंसोगे। लेकिन अब आप आईपीआर रिलेटेड हर्डल्स को कंपेयर कर रहे हो रॉ मटेरियल्स की सप्लाई से, तो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स के लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग नहीं होती है। ये लॉजिक
गलत था, आपको रॉ मटेरियल्स का जुगाड़ करना चाहिए था, आप वो आपको आपके लेवल पे आपको करना है, ठीक है ना। लेकिन एक जो लीगल हर्डल है, इन द फॉर्म ऑफ दीज आईपी सूट्स एंड ऑल, जो कि डब्ल्यूटीओ में आपके ऊपर लग सकते थे, उनसे बचने के लिए आप कंपल्सरी लाइसेंसिंग एटलीस्ट या वेवर के लिए और एक्स्ट्रा पुश दे सकते थे। तो ऑथर ने वही बोला है कि ये पुश की ज़रूरत थी, बट इंडिया हैज़ फेल्ड ऑन दैट फ्रंट, और इसमें जो हमने ये भी नहीं किया। अगला आर्टिकल, तीसरा जो आर्टिकल मैं डिस्कस करूंगा वो है नो लर्निंग फ्रॉम द स्पेनिश फ्लू। अब यहाँ पर जो बात ऑथर ने की है वो है कि स्पेनिश फ्लू 1918 में, यानी कि 100 साल पहले एग्जैक्टली आया था, वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम था, और काफ़ी लर्निंग्स हैं जो कि स्पेनिश फ्लू से हम ले सकते थे, बट हमने नहीं लिया है, उसका नुकसान हमने देखा भी है। ऑथर ने कहा है कि स्पेनिश फ्लू का अगर आप चार्ट देखें कि किस तरीके से इम्पैक्ट किया है, तो स्पेनिश फ्लू 3 वेव्स में आया था, 3 वेव्स वर देयर इन द स्पेनिश फ्लू, और सेकेंड वेव जो थी वो सबसे ज़्यादा डेडली थी। सेम कुड हैव बीन अंडरस्टूड इन दिस केस ऑल्सो, इंडिया को भी ये चीज़ एक पॉसिबिलिटी लेकर के चलनी चाहिए थी। ऑथर ने कहा है कि इंडिया कुड हैव ऑल्सो टेकन दिस इन टू माइंड कि जब स्पेनिश फ्लू इस तरह से 3 वेव्स में आया है, जिसमें सेकेंड वेव सबसे ज़्यादा डेंजरस थी, तो इंडिया में भी ये हो सकता था कि थोड़ा सा अर्जेंसी दिखा देते अगर, और ये जान लेते कि सेकेंड वेव भी पॉसिबिलिटी है, थर्ड वेव भी एक पॉसिबिलिटी है, तो इतना नुकसान जो सेकेंड वेव में जो सबसे डेडली वेव होती है किसी भी डिसीज़ की, वो नहीं देखने को मिलती। और इंडिया में देखो तो सेकेंड वेव और ज़्यादा डेडली थी, बिल्कुल सही बात है। मतलब डेली केसेस 4 लाख अभी तक किसी भी देश में नहीं हुआ है, इनफैक्ट अमेरिका और ब्राज़ील में भी इतना नहीं पहुंचा था आंकड़ा एक दिन का, जितना इंडिया में पहुंचा है। तो ऑथर ने वही कहा है कि वी कुड हैव अवॉइडेड दीज थिंग्स, या एटलीस्ट वी कुड हैव रिड्यूस्ड द इम्पैक्ट इफ वी वुड हैव टेकन द प्रिकॉशंस। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने सेकेंड वेव की पॉसिबिलिटी को इग्नोर किया, लोगों के सामने बताया नहीं। तो हुआ क्या कि जैसे ही फर्स्ट वेव का लॉकडाउन खत्म हुआ, पीपल स्टार्टेड रनिंग, मतलब एक तरह से कि इस तरह से कि जैसे ऐसा लग रहा था कि उनको बांध के रखा गया हो, और लॉकडाउन खुलते हुए एकदम भागना शुरू कर दिए, घूमना शुरू कर दिए, फिरना शुरू कर दिए, और मास्क लगाना बंद कर दिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना बंद कर दिए, ठीक है ना। पीपल स्टार्टेड गैदरिंग इन रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड ऑल। तो ऑथर ने वही चीज़ बोली कि ये सारी चीज़ें आपको पहले ही लॉकडाउन के समय बता देनी चाहिए थी कि लॉकडाउन ओवर होने का मतलब ये नहीं कि ये दोबारा रिटर्न नहीं होगा, इट कुड रिटर्न। बट आपने क्या किया, जनवरी में आपने डिक्लेयर कर दिया कि कोविड-19 पे हमने जीत हासिल कर लिया, पीपल वर श्योर दैट कि ओके नाउ वी हैव वॉन ओवर द कोविड-19, सो नाउ वी कैन डू एनीथिंग दैट वी वांट। बट ऐसा नहीं हुआ, एंड वी मतलब लॉस द बैटल इन द सेकेंड फेज में। तो समझ लीजिए कंडीशन एकदम से बाहर निकल गई थी हाथ से, और बहुत सारे केसेस, बहुत सारे लॉसेस हमको लाइफ के लॉस हुआ। सो ऑथर ने वही बोला है कि दीज आर द थिंग्स विच वी कुड हैव लर्न। एंड अभी भी ऑथर ने वही कहा कि अभी रिस्ट्रिक्शंस हटने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जो सेकेंड वेव की रिस्ट्रिक्शंस हटें तो लोग एकदम दौड़ना शुरू कर दें। अभी भी प्रिकॉशंस पूरे रखने हैं, वैक्सीन लगवाओ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीनेशन। अगर 100% वैक्सीनेशन हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ अच्छी रहेगी। और दूसरी चीज़ के बाद प्रिकॉशंस, तो दीज आर द थिंग्स गिवन इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। वाई एंड हाउ ऑफ क्रिएटिंग अ डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे पंजाब में भी मलार कोटला नाम का एक 23वां डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। तो ऑथर ने बताया कि किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट बनाने की जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, याद रखिएगा। सबसे पहली बात, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को अल्टर करना, एबॉलिश करना एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट को, ये सारा जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर रहता है। अब ये वो 2 तरीके से कर सकते हैं। पहली चीज़ तो कि या तो वो अमेंडमेंट ला सकते हैं स्टेट असेंबली के थ्रू, मतलब एक बिल के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी पास कर सकते हैं। तो दोनों मेथड्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और असेंबली में थ्रू। और सिंप्लिसिटी के लिए स्टेट्स जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ही प्रेफर करते हैं, और बिल्कुल ऑफिशियल गजट में कि नोटिफिकेशन की तरह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डाल देते हैं, ठीक है ना। एंड स्टेट्स का रीज़न क्या होता है, वो इनका ये कहना है कि जो छोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा ईजी होता है। वही लॉर्ड कर्जन वाला सिस्टम है, अगर छोटा होगा तो ज़्यादा अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन आप ऐसा कर सकते हैं। अभी 2016 में जैसे असम गवर्नमेंट ने कहा था एक नोटिफिकेशन इशू करके कि मजूली सब डिवीज़न को मजूली डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाएगा, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीडियंसी आएगी उससे, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर बीइंग सेट हियर। क्या सेंटर का कोई रोल होता है डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन में? तो नो, सेंटर हैज़ नो रोल टू प्ले इन द अल्टरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट और क्रिएशन ऑफ अ न्यू डिस्ट्रिक्ट। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई चीज़ का नाम चेंज करना है, ठीक है ना, स्टेट्स का अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करना है या रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है टू द डिपार्टमेंट एंड एजेंसी सच एज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन सब के पास भेजना पड़ता है। और इनसे से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, ठीक है ना, तब जाकर के ये चेंज होता है। तो
आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट ऑल्सो। ठीक है, ट्रेंड कह रहा है कि लगभग 2011 सेंसस में 593 डिस्ट्रिक्ट आए थे। सिंस 2021 के सेंसस का भी रिजल्ट आना बचा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कोई नो इंडिया करके वेबसाइट है विच इज़ रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नो इंडिया वेबसाइट, तो उसके अकॉर्डिंग 718 डिस्ट्रिक्ट हैं एट प्रेजेंट, 718 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट फैक्ट ऑल्सो, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं यहाँ पे, डीआरडीओज ड्रग लॉन्च्ड फॉर इमरजेंसी यूज। तो डीआरडीओ और डॉक्टर रेड्डी के द्वारा बनाई गई ड्रग है जिसका नाम है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG, डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है। एंड डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हैदराबाद में DRL लेबोरेटरी है उसके साथ मिलकर के ये बनाया। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स। और ये 2DG जो है ये हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज। याद रखिएगा, इसको बनाया किसने है, इसको इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज जो कि DRDO की लैब है, और इसके साथ डॉक्टर रेड्डीज लैब भी मिल करके बनाया है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज याद रखिएगा, INMAS, इन मास क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, इज इंडियाज़ पैलेस्टीन पॉलिसी इवॉल्विंग। तो यहाँ पे पैलेस्टीन के रिगार्डिंग कल हमने जो बोला उससे नेतन्याहू जी तो नहीं खुश थे, क्योंकि हमारे जो एम्बेसडर हैं उन्होंने ये कह दिया कि मतलब कि वी आर विद द पैलेस्टीनियन जस्ट कॉज, हम पैलेस्टीनियन जस्ट कॉज के साथ हैं, दिस इज़ व्हाट वी सेड एंड वी वांट अ 2 स्टेट सोल्यूशन। सो नेतन्याहू ने 25 कंट्रीज़ के मैप डाले थे जिसमें इंडिया का मैप नहीं था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दीज आर द कंट्रीज़ जिनका सपोर्ट इजराइल को मिला। सो ये इंडिया और इजराइल और पैलेस्टीन एक ऐसा ट्रायंगल है जिसको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल है। ईरान टू डेवलप फरजाड बी गैस फील्ड डोमेस्टिकली डम्प्स इंडिया। तो यहाँ पे इंडिया का जो ONGC विदेश लिमिटेड है, ONGC विदेश लिमिटेड ने 2000 में फरजाड बी गैस फील्ड को डिस्कवर किया था। फरजाड बी गैस फील्ड किसने डिस्कवर किया था, इंडिया ने डिस्कवर किया था ईरान में। अब इन कब तब से इन्होंने बता करके रखा इंडिया को कि ONGC विदेश लिमिटेड ही करेगा एक्सकेवेशन, ये सारी चीज़ें, बट अब उन्होंने ईरान ने क्या कर दिया है कि जो डोमेस्टिक गैस प्रोड्यूसर फरजाड बी का जो प्लांट है, वो ऑर्डर है वो अपने किसी लोकल कंपनी को दे दिया, ना कि इंडिया को, ONGC विदेश लिमिटेड को। एक तरीके से हमको डिच किया इन्होंने, है ना, ईरान ने डिच किया है इन द केस ऑफ फरजाड बी। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड ईरान की न्यूज़ एजेंसी शना है, शना नाम की ईरान न्यूज़ एजेंसी है जिसने की ये डिटेल्स प्रोवाइड किया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आवर वीडियो। मैं थोड़ा सा आपको फरजाड बी का मैप दिखा दूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ईरान है, दिस इज ईरान, एंड ईरान के अंतर्गत ये आपका फरजाड ए, फरजाड बी और एस्फांडियार, फरजाड ए, फरजाड बी, ये आपकी फील्ड्स हैं। एस्फांडियार जो है वो गैस फील्ड है, देखो यहाँ पे गैस फील्ड है, एंड यहाँ पे नीचे फिर फरजाड ए है, फरजाड बी है, आप देख सकते हैं। ऊपर अराश नाम की ऑयल फील्ड भी है, ईरान के अंदर अराश नाम की ऑयल फील्ड भी आपको दिख रही होगी, हाँ, यादावरान भी दिख रहा होगा। सो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी विद टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।